Welcome to another exciting episode of Rare Genes and Real Dreams. It's really an honor for me to have Dr. Ranja Khan with me. He's a staff scientist at University of California, San Francisco. He's truly an inspirational guy. He has been a role model for many people, including me. He has published a ton of papers in well-known, prestigious scientific journals. Today we'll learn about his academic journey and the challenges he faced along the way. Welcome, Dr. Ranja Khan. Thank you. It's my honor as well to be in your podcast, and thank you for introducing me in such a great way and little bit exaggerating. I truly appreciate. ओके तो क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से है तो आज के पूरा जूम मीटिंग जो है ना हम उर्दू में करेंगे, ठीक है? जी ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में। तो ये बताइए कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली और किस कैसे हालात थे, किस कॉलेज से आपने जो है ना इंटर का एग्ज़ाम पास किया? मेरी अर्ली एजुकेशन अगर मैं स्टार्ट करूँ प्राइमरी लेवल से तो घर के साथ स्कूल था। और जो फनी थिंग थी उस वक्त हमें एक टाट होते थे जो जमीन पर बिछाए जाते थे। हम उस पे बैठते थे और जो हमारा बैग नहीं होता था, तूड़ी तूड़ी का जो वो एक किस्म का एक गट्टू टाइप उसे कहते हैं सराइकी में, वो होता था। उसमें हम तख्ती डालते थे और हमारी चीजें उसमें होती थी और वही जाकर हमारा टाट बन जाता था। स्कूल में वो चीजें निकालते थे किताब में वगैरह और फिर हम उसी पर बैठ के, तो इट वाज लाइक एक्साइटिंग। ये बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा है कि हमने और मुझे प्राउड भी है कि मैंने एजुकेशन उस सिस्टम से शुरू की है जो जहाँ पर लाइक बहुत ही अंडर डेवलप और जो मेरे कोलीग्स थे, जो दोस्त थे, हम सब लाइक एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर मैं इन हाई स्कूल गया बस्ती दरेक जो खानका के नज़दीक है। वहाँ पर भी टाट सिस्टम ही था, लेकिन बाद में वो अपग्रेड हो गया तो डेस्क आ गई। इंटर मैंने किया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से और वहाँ पर मैं आप डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को मेंशन ज़रूर करूँगा जो हमारे बायोलॉजी के टीचर थे। और उसने फर्स्ट टाइम जो है ना बायोटेक्नोलॉजी की हमें बताया और किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज करेगी साइंस को। तो ही वाज इंस्पायरेशनल पर्सन और उसकी गाइडेंस से फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में शिफ्ट हुआ। चलें, आपने इंटर तक एजुकेशन की मुजफ्फरगढ़ से जी और उसके बाद मुजफ्फरगढ़। फिर आपने डायरेक्ट फ्लाइट ली लाहौर के लिए। जी तो फिर लाहौर उसके में जीसी यूनिवर्सिटी में फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी मैंने अप्लाई किया था दो तीन यूनिवर्सिटीज में भी। मैंने लोअर पंजाब को लाइक बीजेडी और इनको स्किप किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पर था और वहां का एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने कहा कि अपर पंजाब को ट्राई करते हैं। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर यूवास को ट्राई किया। तो मेरा तीनों यूनिवर्सिटी में हो गया। फिर मैंने पिक किया गवर्नमेंट कॉलेज को क्योंकि मैं रावियन बनना चाहता था। तो वहाँ मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया मेरा बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में। तो अ, वो अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रूमिंग हुई वहाँ पर। जो सोसाइटीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की ग्रूमिंग में। डिबेटिंग सोसाइटी हो गई एंड रोवर स्काउट सोसाइटी जिसमें हम स्काउटिंग के लिए मैंने डेजर्ट हाइकिंग की है और स्नो हाइकिंग की है। तो वो एक बहुत अच्छा ना सिर्फ एजुकेशनल, उन्होंने पर्सनल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये एक एजू है। और वैसे ओवरऑल जो गवर्नमेंट कॉलेज का इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा था। साइंटिफिकली मैं गवर्नमेंट कॉलेज को इतने अच्छे नंबर नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पर साइंस का इतना क्या कहते हैं वो नहीं है लाइक जो आप कह सके ट्रेंड। हम्म। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स वहाँ पर अच्छी डेवलप कराते हैं। सही है, क्योंकि जिस तरह आपने मेंशन किया कि मतलब कि आप मुजफ्फरगढ़ से हैं, वो ऑलरेडी बड़ा ही अंडर डेवलप जो है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, और आप बहुत ही पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने किस तरह फाइनेंशियल चैलेंजेस को जो है ना ओवरकम किया, कि ना होते हुए भी रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे और ना फिर हुए भी नहीं,
लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू किया। तो कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको कहा कि नहीं, रांझा खान चलते रहो? जी हाँ, इसमें ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स, जो लाहौर है वो बहुत एक्सपेंसिव सिटी था। और वहाँ पर क्या कहते हैं उसका, जो हॉस्टल ड्यूज है वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें मैं कुछ लोगों को मेंशन करूँगा जिन्होंने मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी की और मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। सबसे पहले जो है ना वो क्या कहते हैं, मुजफ्फरगढ़ का एक नाम थे सरदार मोहम्मद अब्बास डोगर साहब। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आलम काम अता फरमाए। हम्म। और उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बैक किया। और फिर मैं इमरान कुरैशी जो कंटिन्यूस 3 साल 3 टाइम्स एमपी रहे हैं, तो वो मुझे पीपल हाउस में उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से लाजेस मिले हुए थे वहाँ पर उन्होंने मुझे रेजिडेंस भी दी और हर तरह से सपोर्ट किया। इसके अलावा कुछ मैं क्या कहते हैं ट्यूशन से भी मैं अर्न करता रहा हूँ। दैट वाज लाइक अ फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। और बाकी फैमिली की तरफ से भाइयों ने, जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट किया। तो ऑल टुगेदर जो है ना मेरी काफ़ी हेल्प आउट हुई। और कुछ मुझे जीसी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती रही, जिसने मेरी ड्यूज वगैरह को जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया था। हम्म। चलो, ये तो बहुत शानदार हुआ। तो फिर आपने बीएस उधर से किया और फिर आपने एमफिल के लिए एडमिशन लिया कायद आजम यूनिवर्सिटी का, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। तो आपका कायद आजम यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने रिसर्च वहाँ से ही सीखी? रिसर्च का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ पे? जी, कहते हैं यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इज आसम। वहाँ पर मैं डॉक्टर मोहम्मद नईम की लैब को ज्वाइन किया, जो मेडिकल जेनेटिक रिसर्च लेबोरेटरी है। और वहाँ पर मुझे सीनियर्स अमानुल्लाह, जुबैदा और जैन असलम, नौरीन करीम, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की इनिशियल कि किस तरीके से पीसीआर लगाना है, प्राइमर हम्म। डिजाइनिंग कैसे करनी है। और जो डॉक्टर नईम की एक बात अच्छी है कि रिसोर्सेज उनके पास बहुत थे, केमिकल्स वाफिर मिकदार में थे। जो हम गवर्नमेंट कॉलेज में हमें केमिकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्नेचर चाहिए होते थे। इफ़ यू हम्म। वांट टू इशू सम केमिकल तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्नेचर एचओडी से चाहिए, जबकि कैरियर यूनिवर्सिटी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो था। इससे हटकर जो कैरियर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट में ये था कि वहां पर गैदरिंग होती थी हट्स पर। उस हट्स पर मोस्टली रिसर्च डिस्कस होती थी। और आपने स्कॉलरशिप कैसे हंट करना है, जो सीनियर थे वो इस बारे में ज्यादातर बताते थे। और फिर इस में मैं आपको बताऊंगा, जाफर, मैं, एक हमारे और दोस्त थे मदनी, हमारी इस मामले में बहुत ज्यादा डिस्कशन चलती थी। फिर जाफर ने स्कॉलरशिप हंट किया चाइना का। फिर लाइक मुझे भी क्रेज हुआ कि मैं भी हंट करूं, उसमें मेरी जाफर ने काफी हेल्प आउट भी की स्कॉलरशिप हंट करने में। तो लाइक इट वाज लाइक कैद आज़म का इन्वायरमेंट, एक तो वहां पर फ्री इन्वायरमेंट है। मोस्टली हम्म। आपको थिंकिंग डेवलप करते हैं वो लोग कि आप थिंक करें, और जो आपका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। लाइक टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है। कैद आज़म का इन्वायरमेंट बिल्कुल। इस हवाले से बहुत अच्छा है कि आप की जो है ना रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, मैं कहूँगा कैद आज़म यूनिवर्सिटी में पाया जाता है, जिस वजह से वो टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मुझे भी कैद यूनिवर्सिटी में मैंने भी एमफिल किया और आप मेरे सीनियर थे, एक ही लैब से हमने किया। तो जी मुझे यहाँ तक बिल्कुल। याद पड़ता है कि आप एमफिल के कुछ आखिरी सेमेस्टर्स में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होगी, राइट? या तो आप गवर्नमेंट एग्जैक्ट। जॉब के लिए फिर चले गए और फिर उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर आप चाइना चले गए। लोग तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ते नहीं है, आपने क्यों छोड़ दी? हाँ, ये एक वो उस वक्त एसएसटी की जॉब्स आई थी, जो ग्रेड 16 की जॉब्स थी, मैंने अप्लाई किया। तो उसमें भी मैं जो मुजफ्फरगढ़ की लिस्ट थी उसमें मैं टॉप पर था मेरिट में। तो मैंने ये उस वक्त ये था कि जो टॉप पर है ही हैज द चॉइस कि वो स्कूल सेलेक्ट करे कि स्कूल को ज्वाइन करना है। तो मैंने अपनी हम्म। मर्जी का स्कूल सेलेक्ट किया जो उस लिस्ट में थे। और जब मैंने स्कॉलरशिप हंट किया, उसमें यह था कि मैं अपने सीनियर के साथ इन टच रहा, जाफर के साथ इन टच रहा, हम्म। और जो बहुत सीनियर थे उनके साथ इन टच रहा स्कॉलरशिप हंट करने में। तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो अब यहाँ ये था कि मेरे घर वाले कह रहे थे और जो मेरे कुलीग्स थे और जो मेरे सीनियर थे जो जॉब में स्कूल में, वो कह रहे थे कि आप रिस्क ले रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए।
तो हम्म। मैंने कहा आई वांट टू टेक द रिस्क। और फिर हम्म। डॉक्टर जफर महमूद, जो आजकल फूड सिक्योरिटी पर बिल्कुल काम कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में, उन्होंने भी मुझे क्या कन्विंस किया कि यू शुड टेक द रिस्क। हम्म। तो मैंने रिस्क लिया। उसका ये फायदा ये हुआ कि जो मेरे साथ एसएसटी लगे थे, जो मेरे कुलीग थे, वो अभी तक परमानेंट भी नहीं हुए। इट्स ओ। ऑलमोस्ट लाइक इट वाज 2016, 10 साल हो गए। 10 साल और हो गए। अब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, यू टेक अ गुड डिसीजन। सही है। तो ये मुझे मैंने डिसीजन लिया और मैं चाइना चला गया, और मैंने जॉब को प्रॉपरली मैंने रिजाइन किया। कुछ लोग ऐसे विदाउट इदारे को छोड़े बताए बगैर छोड़ जाते हैं। मैंने हम्म। बकायदा ईडीओ को अपना रिजाइन लेटर दिया, और 1 मंथ की जो सैलरी देनी होती है वो भी मैं उनको देकर ही आया था, ताकि हम्म। एक पोजीशन किसी और बंदे के लिए अवेलेबल हो जाए। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा किया कि आपने एक जो है ना प्रॉपर चैनल को फॉलो किया इस चीज़ के लिए। चलें, फिर आपने पाकिस्तान को छोड़ के चाइना चले गए। आपने स्कॉलरशिप के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने किस किस्म का स्कॉलरशिप लिया, और चाइना की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली किस यूनिवर्सिटी में आप गए, और आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पीएचडी का कैसा रहा वहाँ पे। जी, मैं चाइना के स्कॉलरशिप यूजली उस टाइम दो ऑफर होते थे। एक सीएससी, जो चाइनीज गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप है, और एक था कैस्टवास, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसका एक हेड ऑफिस बीजिंग में और दूसरा हेड ऑफिस इटली में है। तो मैंने इन दोनों के लिए अप्लाई किया। तो पहले मैंने कैस्टवास के लिए अप्लाई किया, तो मेरे जो सुपरवाइजर थे, शिंख्वाशी, जो एक वेल नोन नेम है फर्टिलिटी के एस्पेक्ट में, ही स्पेंट 10 years इन हार्वर्ड, पब्लिश हम्म। पेपर इन नेचर, अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, एंड देन वो 100 टैलेंट हंट प्रोग्राम था चाइना का, उसमें वो सिलेक्टेड हुए थे और चाइना गए थे, जिसमें उन इन प्रोफेसर को बहुत ज्यादा फंडिंग दी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप कैस्ट वास पे अप्लाई करें, बिकॉज कैस्ट वास का जो स्टाइपेंड था वो हम्म। इट वाज ऑलमोस्ट डबल देन द सीएससी, और ये इट वाज इक्वल टू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो मुझे कैस्ट वास स्कॉलरशिप मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो क्यूएस रैंकिंग में एट दैट टाइम इट वाज इन टॉप 100 all over the world, and it was हम्म। number fourth in the China, and recently it's around top 50 यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चाइना की एमआईटी कंसीडर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जिसमें क्वांटम फिजिक्स पर बहुत काम हो रहा है, सेल बियोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो मुझे वो स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, मैंने अवेल किया। मैंने लैब ज्वाइन की, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी चाइनीज लैंग्वेज कोर्स था। तो उसमें हमारी जो चाइनीज लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने हमें बेसिक चाइनीज लैंग्वेज के बारे में बताया। हमने ताकि हम इन केस हम बाजार में जाते हैं तो हमारे हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कह हम्म। रहे हैं, कुछ हाव नाव हो जानी चाहिए। तो वो बिल्कुल। हुई। सेकेंड सेमेस्टर से हमारी लैब ज्वाइनिंग हुई। लैब में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली फर्टिलिटी से रिलेटेड था, ह्यूमन बेस्ड फर्टिलिटी, जिसमें हमने पाकिस्तानी पॉपुलेशन और चाइनीज पॉपुलेशन के सैंपल्स कलेक्ट किए। होल जीनोमिक्स, होल एक्सोम, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। और फिर हम क्रिस्पर कैस के थ्रू म्यूटेंट माउस मॉडल बनाते थे, जो हमें कैंडिडेट जीन्स मिलता था होल एक्सोम सीक्वेंसिंग फाइल से, जो रॉ डाटा था। आफ्टर फिल्ट्रेशन, कैंडिडेट जीन सिलेक्शन, और देन वी नीड टू चेक वेदर दिस इज अ रियल पैथोजेनिक हम्म। वेरिएंट और ये रियल डिजीज काजिंग है। तो उसके लिए हम क्रिस्पर कैस, तो मैंने क्रिस्पर कैस के ऊपर काफी काम किया है। एक क्रिस्पर कैस का जो सिस्टम है कि जिसमें आप प्लाज्मिड डिजाइन करते हैं और सेल में इंजेक्शन करते हैं। जो हमारा था वो डायरेक्ट इन वीवो डिलीवरी था। उसमें यह था कि आप पहले फीमेल को सीडो प्रेग्नेंट करते थे बाय गिविंग पीएमएसजी एंड एचसीजी हार्मोन, उनसे ओसाइट हम्म। कलेक्शन, ओसाइट की ग्रोथ, और फिर इन वीवो डिलीवरी थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन ऑफ CRISPR-Cas9 एंड ओलिगो और गाइड आरएनए। तो वो फिर जो वो साइट होते थे उनको बैक फिर दोबारा सीरो प्रेग्नेंट फीमेल में रखा जाता था, और उनकी जब बच्चे होते थे तो जीनोटाइपिंग से देखा जाता था। और ये इट वाज होमोलोगस रिकम्बिनेंट HDR, होमोलोगस डीएनए हम्म। रिकम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो जीन की एडिटिंग की जाती थी। इसमें मैंने काफी ज्यादा वो साइट भी पर काम किया है, और इन विवो इंजेक्शन भी किए हैं। और इसमें
मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस लैब से अराउंड मोर देन 40 पब्लिकेशंस हैं, वाह। जो रिलेटेड टू फर्टिलिटी है। तो दैट्स दैट अमेजिंग। वाज अ लैब का ये था कि लैब में हर चीज अवेलेबल थी, क्यूपीसीआर से लेकर मैक्रोस्कोपी से लेकर इवन सिम स्ट्रक्चर इल्यूमिनेटेड मैक्रोस्कोपी भी अवेलेबल थी हमारी लैब में। तो और केमिकल्स की आपको कोई भी परेशानी नहीं होती थी। आपने जब भी लेना है, एंटीबॉडीज लेनी है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करनी है, जितनी मर्जी एंटीबॉडीज ले, दैट वाज लाइक अ लॉट ऑफ फंडिंग इन द लैब वाज अवेलेबल। जस्ट ये था कि आप एक काम करने वाले बने, करने आप वाले में हो, हाँ। हो काम करने वाले। मोटिवेशन। और जी, प्रोफेसर भी आपको अप्रिशिएट करता था जब आप अच्छे रिजल्ट लेकर जाते थे। तो उसमें कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट की इनिशियली, जिसमें जाफर हो गया, और क्या कहते हैं, मनान खान जदून एबटाबाद से, और सिजाद हुसैन थे, वो लोधरा से थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट की इस चलो, ये तो रिसर्च के वंडरफुल है कि मामले में। आपने मतलब कि आपने रिकॉर्ड टाइम लाइक 3.5 और 4 years में आपने पीएचडी कंप्लीट की, और विद 40 पब्लिकेशन, जो कि मेरा ख्याल है इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, राइट? या सो द मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन जब मैं यूएस में आया तो मुझसे पूछते हैं कि हाउ कम कि आपने इतनी पब्लिकेशन की। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ, हम्म। कोविड उस वक्त स्टार्ट हुआ जब स्प्रिंग फेस्टिवल थे। स्प्रिंग फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है चाइना में, जहां पर लोग जो है ना मोस्टली अपने घरों को चले जाते हैं, लैब्स क्लोज हो जाती हैं। तो हम्म। एट द टाइम जब जैसे ही लोग घरों को पहुंचे, कोविड स्टार्ट हो गया, तो एवरीथिंग स्टॉप। तो हम्म। कोई बंदा भी ट्रैवल नहीं कर सकता था बैक टू लैब। एक मैं था, मेरे साथ एक वसीम शाह था मेरा जूनियर, हम्म। और हम लोग थे। और उसमें से लकली जो मुझे है वो मिल गई परमिशन कि मैंने लैब के जो है ना माउस को लुक आफ्टर हम्म। करना है और एक्सपेरिमेंट करना है। ये होता था कि मोस्टली लोग घर पर बैठे थे, और मेरा यहाँ काम था कि मैं एक्सपेरिमेंट उनके कर रहा था, और वो सही है। पेपर लिख रहे थे, क्योंकि देवर लाइक जितना भी डाटा था, प्रोफेसर ने कहा अपना डाटा कंपाइल करो, पेपर लिखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम्म। कर नहीं सक रहे, प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हो रहे। तो उसमें यही फायदा हुआ कि जो भी रिवीजन आए, जो भी एक्सपेरिमेंट आया, तो वो मेरे जिम्मे होते थे कि मैंने उनको परफॉर्म करना है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा को ऑथरशिप पब्लिकेशन। में पब्लिकेशन मिल गई। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है अभी तक। तो अभी फिर आपने चाइना में ही पीएचडी कंप्लीट की, उसके बाद फिर आपने यूएस को टारगेट किया और फिर यूएस आ गए। तो ज़रा हम हमारे लोगों को बताइए कि कौन सी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े चाइना से यूएस मूव होने के लिए? हाँ, मैंने पीएचडी के फौरन बाद एक साल पोस्टडॉक किया सेम उसी लैब में। स्टिल मेरा प्रोफेसर मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं उनकी अच्छा। लैब छोड़ूं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे चेंज करनी है लैब। तो उसमें यह था कि जो मुझे यूएस में एक चीज कि किस तरीके से अपने पोस्ट डॉक को हंट करना है। मोस्टली पीपल जो है ना लिंक्डइन या ट्विटर रिकमेंड करते हैं, लेकिन आई ट्राइड, मैंने लिंक्डइन हुँ। और ट्विटर भी ट्राई किया, लेकिन जो मुझे जॉब ऑफर हुई वो नेचर कैरियर से हुई। अगर आप नेचर कैरियर वेबसाइट में हुँ। जाएं और वहां पर आप यूएसए की लोकेशन सेलेक्ट करें, तो वहां पर आपको जो जॉब्स आती हैं वो मोस्टली ज्यादा अथेंटिक होती हैं एज कंपेयर टू लिंक्डइन और ट्विटर। मे बी हुँ। ट्विटर पर अगर आपको पर्सनल प्रोफेसर लगा देता है पोस्ट, दैट्स फाइन, बट नेचर कैरियर में ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको वहां पर एडवर्टाइज जॉब की जाती है। तो मैंने नेचर कैरियर से अप्लाई किया, तो मुझे वहां जॉब मिली। और मेरा इंटरव्यू हुए, 3 इंटरव्यू हुए। फर्स्ट इंटरव्यू वाज जस्ट अ बेसिक इंटरव्यू विद पीआई, हेलो हाय हुई, उसने थोड़ा सा अपने आप बताया, मैं मुझसे पूछे, इन्फॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद उसने कहा आपने अपना काम प्रेजेंट करना है लैब मीटिंग में। हुँ। तो लैब मीटिंग में मैंने अपना काम प्रेजेंट किया उनके होल ग्रुप में। उस होल ग्रुप में फिर डिस्कशन चली मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। और फिर मेन चीज ये था कि आप अगर हमारी लैब ज्वाइन करें तो आप क्या तकनीक, क्या इनोवेशन हमारी लैब में हुँ। लेकर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते है कि आपने कुछ ऐसी चीज बतानी है जो आपकी यूनिक हो। जब सही आप है। पोस्ट डॉक का इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी जॉब हंट करें, तो अपने आप को प्रेजेंट करें द यूनिक थिंग्स कि जो उस लैब की वीकनेस हो। तो वो मैंने उनको बताया। उसके बाद थर्ड इंटरव्यू फिर मेरा और प्रोफेसर का हुआ।
जिसमें मेरे प्रोफेसर ने मुझे मतलब मेरी प्रोफेसर ने मुझे बताया कि शी इज गोइंग टू ऑफर द जॉब। और मैंने चाइना को जैसे मुझे डॉक्यूमेंट मिले, फिर मैंने एम्बेसी पाकिस्तानी एम्बेसी में वीज़ा स्केड्यूल किया। इसमें मेरी प्रोफेसर ने मुझे हेल्प किया कि आप चाइना से ना अप्लाई करें। उस हम्म। वक्त वो कह रही थी कि चाइना से वीज़ा रेशो जो है ना वो बहुत कम है, तो बेटर कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। तो मैंने ठीक है। पाकिस्तान में अप्लाई किया। सेम मेरा वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया, जिसमें उन्होंने एडिशनल एविडेंस मांगे। हम्म। यहाँ के प्रोफेसर की सीवी और रिसर्च प्रपोजल जो मैंने और मेरे प्रोफेसर ने मिलकर डिजाइन किया, तो वो सबमिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 मंथ एंड फ्यू डेज मुझे मेरा जो है ना वीजा J1 वीजा लग गया। तो मैंने लैब ज्वाइन की। यहाँ का जो मैंने डिफरेंस फील किया है चाइना से और पाकिस्तान का, यूएस का, चाइना में एक तो लैंग्वेज बैरियर का इशू था। जो हम्म। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन होती थी वहां पर, वो क्योंकि जो चाइनीज स्टूडेंट होते थे वो इंग्लिश नहीं समझ सकते थे, तो मोस्टली प्रोफेसर जो डिस्कशन करता चाइनीज था में। वो चाइनीज में करता था। तो लिमिटेड डिस्कशन होती थी इंग्लिश में। एक चीज यहाँ पर ये था कि यहाँ पर ओपन डिस्कशन थी कि आपको चीजें ज्यादा हम्म। समझ आती थी। और दूसरा यहाँ ये होता है कि यहाँ आप जो लैब है वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि एक बंदे की सक्सेस पूरी लैब की सक्सेस है, दिस पॉइंट। ऐसे। जो एशियन माइंडसेट है उसमें थोड़ा सा आपको पता है कंजर्व है, लेकिन यहाँ कंजर्व नहीं है। आपको यहाँ हाँ। पर अगर कोई चीज में हर्डल आ रही है तो पूरी लैब के ट्राई करते हैं कि वो हर्डल जो बैरियर है उसको रिमूव किया जाए। रिमूव किया जाए, और ताकि आपकी सक्सेस हो। तो ये चीज मैंने बहुत नोट की है यहाँ पर, बहुत ज्यादा है। इवन इंटर लैब्स, इंटर स्कूल्स बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है। आप किसी भी लैब में जाकर काम कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में भी जाकर काम कर सकते हैं। दिस इज लाइक आसम यहाँ हम्म। यूएस में है। और यहाँ पर आपको टेक्निक्स क्या कहते हैं ज्यादा सीखने का भी मौका मिलता मौका है एज मिले। कंपेयर टू चाइना की निस्बत। चलें, सही है। चलें, मैं अभी शिफ्ट करते हैं आपकी रिसर्च के ऊपर, क्योंकि आप मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आपका मतलब कि पीएचडी भी आपकी उसी की चीज़ के ऊपर है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में तो बहुत सारा चूरन भी बिक जाता है ना मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर, नीम हकीम और दूसरे डॉक्टर्स भी, इवन बहुत सारे या ड्रग्स भी एग्जैक्टली। दे रहे होते हैं। तो आप हमें सिर्फ ये बताइए कि मेल इनफर्टिलिटी की जो जेनेटिक बेसिस क्या हैं, और इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, या फिर आप किस तरह डायग्नोज कैसे करते हैं कि एक बंदे के अंदर मेल इनफर्टिलिटी है कि नहीं है। हाँ, ये यूजली जो एशियन माइंडसेट है या जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये सोचा जाता है अगर एक कपल के बच्चे नहीं हो रहे तो इट्स ऑल कि उसकी वाइफ का इशू है। हम्म। तो मोस्टली वहां पर लाइक इवन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, फिर अंडर जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा है। तो इनके इस हवाले से लोग दो दो तीन तीन शादियां भी कर लेते हैं, बच्चा फिर भी नहीं होता। तो उसमें ये था, जो साइंस है वो ये कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट 50-50, कि 50% इशू मेल में भी हो सकता है, 50% फीमेल में हो सकता है। तो जो 50% मेल फैक्टर फर्टिलिटी है जिसको इग्नोर किया जाता है उसमें मैनी रीजंस हम्म। है। जो एक क्रोमोसोम में रीजन में आ जाते हैं कि आपकी वाई क्रोमोसोम में माइक्रो डिलीशंस है, जो मैंने एमफिल में काम किया कि वो माइक्रो डिलीशन हूँ तो उससे भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना वो इम्पैक्ट होती है। सही और जो होगा। प्योर जेनेटिक बेसिस है, अराउंड 2300 जीन्स जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम्म। लेकिन ओनली फ्यू जीन्स जो है ना वो रिपोर्टेड हुई है, जो म्यूटेशंस है वो फर्टिलिटी में। हमारा ये था कि सबसे पहले हमने फिनोटाइप चेक करनी है कि जो मेल है, अगर एक कपल है उसने 2 साल हो गए उसकी शादी के और कंसीव नहीं हो रहा, तो उसमें क्या इशू है। सबसे पहले उसका सीमेन एनालिसिस है कि अदर देयर इज, इसमें ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में होता है कि इजैकुलेशन लाइक सीमेन स्पर्मेटोजेनेसिस, सीमेन में स्पर्म नहीं आ रहे, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वेजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी है। हम्म। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें स्पर्म बन ही नहीं रहे, आपका सीमेन तो है बट देयर आर नो मैच्योर स्पर्म एट ऑल। हम्म। उसमें ये होता है कि मियोसिस लेवल पर अरेस्ट हो जाती है। तो सीमन, और फिर एक होता है कि स्पर्म है लेकिन देयर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड, उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक हम्म। होता है कि स्पर्म है लेकिन उनकी मोटिलिटी नहीं है,
जिसको एस्थीनोस्पर्मिया कहा जाता है, लाइक दे आर हम्म। लेस मोटाइल और ऑलमोस्ट इमोटाइल, उनमें हरकत ही नहीं है। और तीसरा है कि मोटाइल भी है, कम मोटाइल है, लेकिन उनकी जो मार्फोलॉजी है, हम्म। शेप है, जिसमें आइदर उनका हेड अच्छा नहीं है या उनका टेल का प्रॉब्लम है। हेड में एक्रोसोम होता है जो oocyte के साथ मिलकर एक रिएक्शन करता है, जिससे oocyte की जो है ना मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, और फिर जो है ना न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रांसफर होता है oocyte में फ्यूजन के लिए। तो हम्म। ये चीजें फिनोटाइप करेक्टराइजेशन के बाद फिर हम होल एक्सोम पर जाते थे। होल एग्जाम के बाद कैंडिडेट वेरिएंट, और फिर उनकी जो है ना फंक्शनल वैलिडेशन इन माउस मॉडल। तो सो फार जो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि अगर आप पेशेंट के में स्पर्म है बट लेस मोटाइल है, लाइक इट्स लेस देन 20% मोटिलिटी, तो दे कैन हैव द ऑप्शन ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। हम्म। और अगर मार्फोलॉजी का इश्यू है तो उसमें भी चांसेस है कि आप आईवीएफ करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मियोटिक अरेस्ट है जिसमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, तो उसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। उसका यही है कि जो स्पर्मेटोगोनियस स्टेम सेल्स है, बहुत सारी लैब्स इस पर काम कर रही है कि किसी तरीके से स्पर्मेटोगोनियस स्टेम सेल्स की डिफरेंशिएशन कराई जा सके मैच्योर फंक्शन स्पर्मेटोजोआ में। उसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो में प्रोफेसर है, वो उस पर काम कर रहा है। उसको हम्म। काफी हद तक सक्सेस मिली है, और वो इन विट्रो स्पर्मेटोगोनियस स्टेम सेल डिफरेंशिएशन का कल्चर सिस्टम भी डेवलप कर चुके हैं। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड। सही है। जब आप एक पेशेंट को होल एक्सोम और होल जीनोम से डायग्नोज कर लेते थे, तो फिर आप, स्पेशली मैं पाकिस्तानी फैमिलीज को माइंड में रख के बात क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप फिर उनकी काउंसलिंग कैसे करते थे और उनका रिएक्शन कैसे होता था जब उनको डायग्नोसिस मिलती थी? उसमें ये होता था कि जो अगर मेल का इशू है तो वो कहता था कि उससे पर्सनल बात की जाए, उसको हम्म। के साथ पर्सनल डिस्कस किया जाए, उसकी फैमिली के साथ डिस्कशन नहीं ना की जाए, या उसकी फैमिली में डिस्क्लोज ना किया जाए ये इंफॉर्मेशन। तो हम्म। हम कोशिश करते थे कि हम उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखें, और उसको हम बता सकते थे कि इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स हम्म। नॉट योर वाइफ प्रॉब्लम। अगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या लेस मोटिलिटी है या ट्रैटोजोस्पर्मिया है, हमने कोशिश की है। फिर उसमें कुछ लोग, आपको पता है, इस चीज को भी समझते हैं कि नहीं, ये हम लोगों के ऊपर जादू टोने का अमल है, हाँ इस हाँ वजह से हो वही। गया है। लेकिन जो जेनेटिक रीजन थी हम उनको क्लियर बता देते थे, हम उनको पूरी रिपोर्ट देते थे। बट हम्म। मेन चीज यही होती थी कि मेल हजरात ये चाहते थे कि हमारी जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना डिस्क्लोज ना की जाए, इवन डिस्क्लोज ना हमारे होगी। किसी पर्सन को भी। वो, हम्म। अब मुझे नहीं पता कि वो फैमिली में बाद में क्या बताते थे, आई डोंट नो, लेकिन हम्म। हम बाउंड होते थे कि हमने वो क्या कहते हैं, कंसेंट ली होती थी कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, तो यस हम यस उसको यस। कॉन्फिडेंशियल ही रखते रहे। सही। तो ये बताइए कि क्या ये जो इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, ये ट्रांसफर भी होती है फैमिलीज के अंदर, के अगर फैमिलियल जीने केसेस भी होते हैं? यस, इट इज, क्योंकि जो हमारा था ये फैमिलियल केसेस था। तो हमने जो मेरा पेपर है अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में, उसमें एक फैमिली में तीन भाई और एक फीमेल, क्योंकि जो मियोटिक जीन्स है वो मेल हम्म। और फीमेल दोनों को इम्पेक्ट करती है। तो वो कंसेंजीनियस फैमिली थी, कंसेंजीनियस मैरिज से। अगर हाँ, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं फॉर कैंडिडेट वेरिएंट के, तो उनकी क्या कहते हैं, चांसेस है कि वो ट्रांसफर होती है, मोस्टली रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करती है, लाइक 25% उनके जो है ना किड्स इफेक्टेड होते हैं। तो जो हमारे जितने भी पेपर हैं उनमें मोस्टली रिसेसिव पैटर्न फॉलो कर रही थी, और ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड थी फ्रॉम पेरेंट्स। और उसमें ये थी क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज फैमिलीज वर इन ब्रीडिंग, हम्म। like from years of years, they are like consanguineous marriages, not marrying outside of the family, like बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपको पता है कास्ट सिस्टम है पाकिस्तान में, तो वो हाँ। ट्राई करते हैं विद इन अ कास्ट हो। तो उस वजह से ये होता है बिल्कुल। कि जो रिसेसिव अलील्स थी, जो वो काफी इन नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाती है।
सही। तो अभी जो काम कर रहे हैं आप इधर यूएस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो अभी भी क्या मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कोई ड्रग डिस्कवरी का एस्पेक्ट है, कोई ड्रग डिजाइनिंग का? नहीं, अभी जो मेरा काम है वो मैंने शिफ्ट किया है। अभी अच्छा। मेरा जो काम है वो अप्लाइड है। लाइक पीएचडी में मोस्टली मेरा काम था बेसिक रिसर्च, जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर, जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर, माउस हम्म। मॉडल के ऊपर। यहाँ पर जो मेरा काम है वो है प्री क्लिनिकल। जो यहाँ डिजीज है वो है स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिक से रिलेटेड। मेरी जो प्रोफेसर है उसने ये डिजीज डिस्कवर की 2017 में। डिजीज का नाम है स्फिंगोसिन फास्फेट लाइएज इंसफिशियंसी सिंड्रोम। जो स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म है उसका जो लास्ट स्टेप होता है उसमें S1P को ब्रेक डाउन किया जाता है। S1P स्फिंगोसिन 1 फास्फेट इज अ potent signaling molecule involved in many disease and it's a very important molecule. It's also a हम्म। signaling molecule. तो इसकी ब्रेक डाउन की जाती है इंजाइम स्फिंगोसिन फास्फेट लाइएज। इसमें जब म्यूटेशन आ जाती है तो S1P का लेवल हो ज्यादा हो जाता है, जिससे ऊपर हम्म। और जो स्फिंगोलिपिड है जिसमें सीरामाइड हो गया, स्फिंगोसिन हो गया, वो भी हम्म। इंक्रीज हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि उससे न्यूरोलॉजिकल, स्किन और मोस्टली किडनी इफेक्टेड होती है। तो ये ओके। जो स्विंग हाई लेवल ऑफ स्फिंगोलिपिड ये किडनी की जो पोडोसाइट है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो यूरिन को हम्म। फिल्टर करते हैं, उनकी इंजरी काज करता है। जब इंजरी काज करता है तो उससे जो है ना वो एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है और पेशेंट डाई हो जाता है। मोस्टली ये जैसे ये डिजीज डायग्नोज होती है तो पेशेंट इज ऑलमोस्ट कि वो उसके किडनी फेलियर हो चुके होते हैं या होने और वाले होते हैं। तो हम्म। ये चाइल्डहुड में ही हो जाती है क्योंकि इस बहुत सीवियर किस्म की डिजीज है। तो इसकी रीजन जो मेरी प्रोफेसर का काम है, हम करें जीन बेस्ड AAV9 बेस्ड जीन थेरापी पर काम। द हम्म। रीजन उसकी ये है कि ये जो हम mRNA थेरापी या इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेस्ड है, ER बेस्ड, डबल मेम्ब्रेन बेस्ड है। तो इस वजह से हम्म। mRNA थेरापी नहीं कर सकते। तो यही है कि आप फंक्शनल CDS को डिलीवर करें तो वो पॉसिबल है यूजिंग AAV9 मीडिएटेड जीन हम्म। थेरापी। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। लाइक हम मेरे पास है एक AAV9 जो है ना ये पेरेंट कैप्सिड है जो नेचुरली अक्रिंग है। तो हमने क्या किया है, हमने और हमारे कोलैबोरेटर ने कुछ कैप्सिड इंजीनियर किए हैं जो टारगेट करें किडनी को, क्योंकि AAV9 जो है ना वो इसकी ट्रांसडक्शन टू किडनी बहुत कम है, हम्म। जबकि अदर लाइक हार्ट और बहुत और दूसरे ऑर्गन्स को ये ज्यादा ट्रांसड्यूस करता है। अगर आप कोई जीन डिलीवर करें हार्ट में तो AAV9 इज गुड टारगेट, लेकिन अगर हम्म। आप किडनी को डिलीवर कराना चाह रहे हैं तो AAV9 इज नॉट गुड टारगेट। तो फिर हमने कुछ न्यू टारगेट वो किया जिसमें हमें काफी सक्सेस मिली है और होप्स हो पेपर विल बी सून आउट। तो हम्म। उसमें ये हुआ कि मेन इशू जो हमें आ रहा था कि वो डोजिंग, क्योंकि आप हाई डोज नहीं दे सकते थ्रू AAV9 तो इससे इम्यूनोजेनिसिटी का इशू हो जाता है। हाँ। आपको पता होगा कि AAV9 के कुछ पेशेंट की डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। इम्यूनोजेनिसिटी और ट्यूमर इंड्यूस की थी। तो अभी हमने एक जो FDA का अप्रूव्ड प्रोमोटर है, कैग उसे कहते हैं, हम्म। एक जो CMV है उसको हम यूज नहीं कर रहे। CMV से जो है ना ट्यूमर बन जाती है, हेपेटोसाइट। तो हम्म। FDA ने एक अप्रूव्ड किया है प्रोमोटर जीन थेरापी के लिए जिसे कहते हैं कैग प्रोमोटर। तो हमने वो यूज करके जीन थेरापी करें और जिसमें हमने जो यूजुअली जो माउस होते हैं वे अगर आप ट्रीट ना करें उनको जीन थेरापी ना दें तो वो डाई हो जाते हैं विद इन 21 डेज। तो हम्म। सो फार जो मेरी ट्रीटमेंट है उससे माउस की जो एज है वो प्रोलॉन्ग हुई है ऑलमोस्ट 8 मंथ। और वाह। ये दैट्स इट्स नाइस। बिकम इक्वल टू अराउंड 40 years ऑफ 40 years, ह्यूमन yes, लाइफ। yes, 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 yes. तो ये काफी सक्सेस है और इसमें हमने डोज भी रिड्यूस कर लिए, FDA के लेवल पर आ गए हैं। तो अभी मेरी प्रोफेसर कंपनी क्या कहते हैं, हमारा लीगल प्रोसेस चल रहा है कंपनी हम्म। खोलने का विद UCSF, बिकॉज हम ज्यादा काम UCSF में हुआ है। तो जो कंपनी होगी वो UCS के साथ एफिलिएटेड कंपनी होगी। तो हम्म। उसके लिए हमने लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है ताकि हम इसको जो है ना
प्री क्लिनिकल से लेकर हम क्लिनिकल फ्रॉम, क्लिनिकल में नहीं। हाँ क्लिनिकल में लेकर जाएं। तो ये मेरा काम है। और साथ में हम हमारे पास कुछ म्यूटेंट माउस मॉडल है इसी जीन्स के, जिनकी मैं पैथोफिजियोलॉजी और कुछ और टारगेट देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल है उसमें ये है कि उसकी फिनोटाइप नॉकआउट माउस मॉडल से डिफरेंट है। हम्म। और वो पेरिडॉक्स एंड रिस्पॉन्सिव है कि जब आप विटामिन B6 देते हैं, क्योंकि ये इंजाइम का कोफैक्टर है, तो उससे डिजीज जो है ना रेस्क्यू हो जाती है। तो अभी हम कुछ अपस्ट्रीम टारगेट जिसमें मैंने RNA सीक करा ली है, और अभी हम ग्लोमेरुलाई और पोडोसाइट सीक्वेंसिंग और ह्यूमन पोडोसाइट की कल्चरिंग पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि हम कुछ और अपस्ट्रीम टारगेट देखें। अलॉन्ग विद हम्म। जीन थेरापी वी शुड हैव सम alternative potential intervention for this Okay. disease, because this is very rare disease. It's almost 70 patients all over the world. One patient ओ। in Pakistan, फ्यू पेशेंट इज कनाडा। सो इसमें ये होता है जितने भी कोई भी पेशेंट इस डिजीज से डायग्नोज होते हैं तो वो हमारी लैब को अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारी लैब उनके फेब्रोब्लास्ट ग्रो करती है, हाँ उसकी हाँ ट्रीटमेंट ऑप्शन का देखते हैं कि हम किस तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक विटामिन B6 हो गई, सम हाँ हाँ। आयंस हो गए, जो इस इंसान को समहाउ स्टेबलाइज करते हैं। दैट्स फैसिनेटिंग। आई होप कि जल्दी से वो पेपर आपका निकल आए तो फिर हम भी पढ़ेंगे उसको। जी इंशाल्लाह वो जरूर, व्हाई नॉट। तो अभी तो जैसे कि आपने चाइना का एक्सपीरियंस ले लिया, यूएस के ले लिया, अभी माशाल्लाह से आप ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो गए हैं यहाँ पे। तो फ्यूचर है, फ्यूचर प्लान है आपका पाकिस्तान शिफ्ट होने का? अगर नहीं तो पाकिस्तान को कैसे डिलीवर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज? हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अ, मुझे एक चीज तो ये कि ग्रीन कार्ड, हाँ रिसेंटली ग्रीन कार्ड मिला है, उस मामले बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि EB2 इज गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो कहते हैं कि हम्म। आप यूएस में ही अप्लाई कर सकते हो। नो, अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूएस हैं और PhD होल्डर हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप EB2, इवन EB1 भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी पाकिस्तान में मूव करने का प्लान नहीं है सो फार रिसेंटली। मैंने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, क्या नाम है, नस्ट में, हम्म। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ अगो। तो अभी मुझे अपनी ग्रांट मिल गई है, TL1 ग्रांट, जो ट्रेनिंग ग्रांट होती है, मैं उस पर हम्म। काम कर रहा हूँ। और साथ में मैं KO1 जो साइंटिस्ट ग्रांट है उस पर भी काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ट्राइंग टू सबमिट इन नेक्स्ट ईयर फेब। तो हम्म। पाकिस्तान में यही है कि जो मेरे कोलीग्स हैं वहाँ काम कर रहे हैं उनकी मैं हेल्प आउट करता रहता हूँ, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो गया या कुछ और जैसे सब्जेक्ट डिजाइनिंग हो गई। सो फार पाकिस्तान के जो आपको पता है HEC की जो कंडीशन है और जो एकेडेमिया की कंडीशन है रिसर्च के हवाले हम्म। से, इफ आई गो देयर आई आई हैव अ स्किल्स, बट इफ आई डू नॉट हैव रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज ही हम्म। ना हो तो आप अपनी स्किल्स को स्पाइल कर रहे हैं। तो इट्स एग्जैक्टली। बेटर स्टे हियर, मेक मोर, gain more skills, and when their conditions are better, you should move to Pakistan. But एग्जैक्टली। I love Pakistan, but I'm also sad to see the situation. बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, रिसोर्सेज नहीं है तो स्किल ज़ाया करने वाली बात है उधर जाके। जी बिल्कुल। तो चलें, ये तो हो गया। दूसरी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मास्टर्स किया है या PhD ढूंढ रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उनको क्या एडवाइस देंगे कि कौन सा स्किल्स हैं, किन के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरह स्कॉलरशिप फंड करना चाहिए, और किन चीज़ों के लिए उनको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी अगर वो बाहर जाते हैं पाकिस्तान से? जी, यंग साइंटिस्ट और जो मास्टर और बैचलर के स्टूडेंट हैं, अ, जो बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट है और अगर वो हंट स्कॉलरशिप करना चाहते हैं यूएस में, तो सबसे पहले है कि वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करें। हमारे जो पर्सनल स्टेटमेंट जो हमारी लैब में अप्लाई करते हैं या जो हमें पर्सनल स्टेटमेंट पाकिस्तान से मिलते हैं वो इतनी वीक होती है। दे ओनली हम्म। फोकस ऑन देयर एजुकेशनल कैरियर, लाइक उसमें ज्यादातर बताया होता है कि मेरे पास, मैंने ये काम किया हुआ है, मेरे पास ये टेक्निक्स है, मेरे पास ये स्किल्स हैं। उनमें हम्म। इंटरपर्सनल स्किल्स का बताते ही नहीं है। और आपको हम्म। पता है यूएस में अगर आपके पास या
आपके पास टेक्निकल स्किल के साथ साथ आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हुई है, आप में लाइक आपकी जो है ना अदर एक्टिविटीज कैसे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स हो गई, जिसमें आपने वॉलेंटियर काम कितना किया है, सोसाइटी के लिए आपने कितना काम किया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को जो है ना डाइवर्स रखें, उसमें हम्म। आप बताएं कि मैंने सोसाइटी को क्या बेनिफिट दिया है, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है अलॉन्ग विद योर टेक्निकल स्किल्स। एक चीज तो आप पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करें। दूसरा, स्कॉलरशिप हंट करने का, मैं मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो है इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। एक है QB3, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, सैन फ्रांसिस्को, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, स्टैनफोर्ड, UC डेविस, हम्म। उसका एक कंसोर्शियम है। QB3 को टारगेट करें, वो फुल पेड स्कॉलरशिप देता है। हालांकि बाकी यूनिवर्सिटियां मास्टर के लिए फुल पेड नहीं देती, आपको भी पता होगा उसमें बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सुपरवाइजर आपका वो कर रहा होता है, सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट कर देता है, और कुछ आपने जॉब्स करके अपने आप को वो करना होता है। लेकिन ये हम्म। QB3 फुल सपोर्ट देता है। इसके अलावा एक सर्व है यहाँ का, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, वो भी फुल स्कॉलरशिप देता है अंडर ग्रेजुएट और बैचलर के लिए। तो इसको टारगेट करें। और उसमें अगेन कि आपके पास लैब के साथ साथ आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए। जरूरी। और जी, और यंग साइंटिस्ट के लिए यह है कि अ, आप जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बियोलॉजी की फील्ड में देखें। रिसेंटली मैं लॉस एंजलिस में कॉन्फ्रेंस पर गया था। उसमें जो था कि वो ये था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से बायोलॉजी में इन करें। अब हम्म। मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो प्रोफेसर था उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसने हाँ, जो पहले ये होता था कि आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसके नोट्स लेने हैं। हम्म। अब ये काम AI कर रही है। वो क्या करते हैं, वहां पर एक रोबोट है, वो पेशेंट को दे देते हैं, पेशेंट उसके साथ जो है ना फ्रीली गपशप करता है, क्योंकि कोई और होता ही नहीं है। आप होते जब नहीं। कोई होता नहीं है, समटाइम आप कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो आप हाँ। नर्स को या डॉक्टर को नहीं बताना चाह रहे होते। अब होता क्या है, जब वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो जो AI रोबोट है ना, वो साथ में नोट्स लिखता जाता है, जो पेशेंट को नहीं पता होता कि वो हाँ मेरे जो है हाँ। ना नोट्स रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो जो हिस्ट्री है ना, वो सारी डॉक्टर के पास चली जाती है कि पेशेंट ने इसके साथ ये बात की, पेशेंट ने ये बताया कि उसे हम्म। क्या है। इवन इफ पेशेंट इज सैड, तो जो रोबोट है वो भी सैड हो जाता है, उसी टोन में आ जाता है। इट वाज लाइक सो मच इनोवेशन ऑफ AI इनटू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो कोशिश करें कि अपने आप को AI से रेवोल्यूशनाइज करें, और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मोस्टली जो वर्क है वो AI करेगी। तो दिस इज माय एडवाइस फॉर यंग साइंटिस्ट। इवन यहाँ पर अब UC बर्कली में जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, uh, वो ये होता है कि हाउ टू इंटीग्रेट AI इनटू योर बियोलॉजिकल हम्म। सब्जेक्ट्स। लाइक मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये है कि आपको जो असाइनमेंट कर रहे हैं ना, पहले आप वो कहते हैं कि आपने एक AI से बनानी और एक आपने खुद से बनानी है, और फिर आपने उसका कंपैरिजन करना है कि AI कंपैरिजन। ने कितना अच्छा किया और आपने कितना कम अच्छा किया, तो कहाँ पर वो है गैप्स हैं। ये काम चल रहा है यहाँ पर। तो AI इज लाइक गोइंग टू बी, इट्स लाइक द सेंचुरी ऑफ AI, आई विल से Yeah, लाइक that's दिस। true. That's true. I mean, AI is almost in every field, right? या एग्जैक्टली। चैलेंज। और लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो है ना अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे कि अपने आप को मोटिवेट रखें और एजुकेशन का जो पाथ है उसको कंटिन्यू रखें, चाहे जितने ही स्ट्रगल्स क्यों ना हो। हाँ हाँ, देखिए फाइनेंशियल, पाकिस्तान में फाइनेंशियल बर्डन ऑलवेज होता है। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आप हिम्मत करें, और कोशिश करें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ इदारे हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हम्म। अखुवत हो गया। इसके अलावा यह है कि आप अपने आप को लाइक सम आप ऑनलाइन काम कर लें। आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे दौर में ये होता ही नहीं था, मोस्टली अकेडमीज में ट्यूशन पढ़ाते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल ऑनलाइन अर्निंग भी हो गई है। और दूसरा,
जो फाइनेंशियल बर्डन के हवाले से ये है कि आप वो लोग जो है ना यूनिवर्सिटी को भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनको भी अप्रोच किया जा सकता है, और सम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अप्रोच करें अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा। और in case like I do my best, I'm supporting a lot of students in Pakistan जिनका फाइनेंशियल इश्यूज है, मोस्टली वो कुछ गर्ल्स हैं जिनकी हम्म, मेल फिर भी अकोमोडेट कर लेते हैं। कर लेते एनीवे हैं गर्ल्स बिल्कुल। के लिए नहीं होता, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स की इंटरमीडिएट एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपने गांव में जो है जो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हम्म, तो अ, अगर आप में हिम्मत हो, विल पावर हो, तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता रास्ता बना देता निकाल है दे जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रंजा खान अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इससे जो है ना मोटिवेशन हासिल करेंगे और अपनी एजुकेशन इंशाल्लाह। कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ आप हैं यहाँ पे वो शायद 2 कदम आगे हों आपसे भी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।